Hello everybody, students. Namaste to all of you. Today we are taking this cross product lecture. हमने वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसके बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट कर लिया है। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को समझने जा रहे हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डॉट प्रोडक्ट तो देखा ही होगा और बाकी वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकाल देते दैट यू माइट हैव सीन। तो आज हम लोग वेक्टर के इस लेक्चर को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे एंड इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में। सो लेट्स एंजॉय दैट कॉन्सेप्ट एंड ग्रैब इट होल हार्टेडली। हैव यू सीन दिस लाइक इन डेली लाइफ? अपने डेली लाइफ में ये सारी बातें देखी होंगी। लाइक नंबर वन, सपोज आपके सामने मैं ये एक तो आपको पता है कि अगर आपका फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ, अगर इफ योर फोर्स इज लाइक दिस, तो ये दरवाजा आपसे पूछा जाए और यहाँ पे एक एक्सिस रख दिया जाए, दिस इज एक्सिस अबाउट विच दिस डोर। तो अगर आपने ये ये एक फोर्स लगाया आपने एंड इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करना चाहें हम कुछ इस तरीके से डॉट 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 करके ऐसे दिखा दिया, मतलब ये फोर्स का पीछे का डॉट डॉट करके दिखाया गया आपको। एंड अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया और जो फोर्स था वो ऐसे 90 डिग्री पे लगाया आपने यहाँ पे, मतलब जो नॉब था नॉब पकड़ के आपने ऐसे लगाया, तो मैं आपसे पूछूं कि ये दरवाजा दो कलर से पूछ रहा हूं मैं कि ये दरवाजा ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज सॉरी दिस इज या क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने फोर्स लगाया दरवाजे पे कुछ इस तरीके से, तो ये दरवाजा कैसे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है? तो दैट कि इस दरवाजे पे ये दरवाजा इस तरीके से और ये इस पे कब्जे लगे हुए हैं, हिंजेस हम लोग कहते हैं इनको, और इन कब्जों से ये दरवाजा इस एक्सिस के साथ बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड है। बट दिस कब्जा जो है, ये जो हिंजेस हैं, इस दरवाजे को एंटी क्लॉकवाइज और घूमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने की आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है। तो इफ यू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, तो ये दरवाजा क्लॉकवाइज ऐसे बाहर की तरफ आए, आई मीन दिस विल कम लाइक दिस। अभी फिलहाल हमारे जो डायग्राम में उसमें अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो दरवाजा इधर की तरफ आए। बट अगर मैं इस फोर्स का डायरेक्शन बदल दूं, इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस एफ के बजाय इधर फोर्स लगा दूं एंड आई नेम दिस फोर्स एज एफ डैश, तब ये दरवाजा अब किधर जाएगा? अपने एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दिस विल टेक द डोर लाइक एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज हमने देखी है अपने लाइफ में, राइट? कि अगर ऐसे लगाओगे तो ये इधर की तरफ एंटर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि डोर का हैंडल किस तरीके से है। कभी भी लाइक अगर आपका दरवाजा, अगर आप खींचोगे अपनी तरफ खींचोगे लाइक समथिंग लाइक दिस, जिस साइड आप हो उधर फोर्स लगा के खींचोगे तो वो आपके डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज जाएगा। और इफ यू आर डूइंग लाइक दिस तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। दिस इज व्हाट हैव यू सीन दिस इन डेली लाइफ? तो पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ रखा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम रखते हैं यहाँ पे आपके सामने और देखते हैं कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। सी, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, नाउ देर आर लाइक बॉक्स, राइट? और यहाँ पे ये एक स्क्रू है, दिस इज a screw, this is a screw and this is screwdriver, screwdriver, this portion is screwdriver. So if you put some screw on the box and आप इस पे देखो एरो जो लगा हुआ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। सो इफ यू आर turning this screwdriver
लाइक दिस, यानी कि ये डायरेक्शन अगर आप लगा रहे हो, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हो, एंड योर हैंड इज फ्रॉम दिस साइड, सो इट्स वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल कि आप स्क्रू को अगर ऐसे घुमा रहे हो, इफ यू आर गिविंग अ टर्न लाइक दिस, इफ यू आर गिविंग अ टर्न लाइक दिस, अगर स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हो, स्क्रू ड्राइवर को, सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉकवाइज। तो अब ये क्या होगा, जो ये स्क्रू होगा वो बॉक्स के अंदर चलता जाएगा। सो इफ यू आर गिविंग दिस क्लॉकवाइज टर्न, तो ये स्क्रू के ऊपर कट्स बने हुए हैं लाइक, और फिर ये स्क्रू किधर जाएगा, इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। बट अगर आप स्क्रू ड्राइवर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, राइट, तो अगर ये स्क्रू बॉक्स के अंदर गया होगा, तो अब ये स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर चला आएगा। सो यहाँ पे इसका मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड है, और यहाँ पे इसके मोशन का डायरेक्शन, इस स्क्रू का मोशन किधर है, नीचे की तरफ। यहाँ पे इस स्क्रू का मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। दिस इज समथिंग लाइक दिस इज मूविंग फॉरवर्ड। सो आई वुड लाइक टू गिव दिस टू एग्जांपल्स। मैंने एक तो यहाँ पे दिखा दिया कि अगर इस दरवाजे के हैंडल पे जो नॉब लगा हुआ है, इफ यू पुल दिस नॉब towards yourself, then the door is turning clockwise, and if you apply this, this is going to be anti-clockwise. Considering that you are standing this side, यानी कि इस बंदे के नजरिए से ये सब बात हो रही है, he is standing and वो बंदा फोर्स लगा रहा है। and now अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, let's suppose ऑब्जर्वर is on this side, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर स्क्रू को आप ऐसे घुमा रहे हो, तो you know that he will say that okay ये clockwise है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये पता है कि ये this is being turned anti clockwise। तो ये दोनों ऑब्जर्वर क्या देख रहे हैं कि यार इस केस में ये जो स्क्रू है उस बॉक्स के अंदर चलता जा रहा है, और यहाँ पे वही स्क्रू बॉक्स से बाहर निकलता जा रहा है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, द टू ऑब्जर्वेशंस, लाइक व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन फॉर द टू ऑब्जर्वेशंस, फॉर द टू ऑब्जर्वेशंस, ये जो दो हमारे सामने बातें हो रही हैं उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे, और यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये पल्ला या द डोर इज टर्निंग अबाउट, और यहाँ पे तो ये स्क्रू बॉक्स के अंदर जा रहा है या बॉक्स से बाहर निकल के आ रहा है। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, और अब इनको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई दिस इज हैपनिंग, मैं अब आपको कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब समथिंग आई एम टेलिंग यू, और उसको समझते हुए फिर हम लोग इस पे आगे चलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रॉड लगा रखा है, इस रॉड को हमने ऐसे ज्वाइन कर रखा है। एक बंदा यहाँ पे है, लेट्स सपोज दिस इज रवि एंड दिस इज श्याम, एंड इस ये जो रॉड है ये पूरा, इसको इस तरीके से कनेक्ट करके इसमें एक फॉग बना दिया गया है। रवि इसको अपनी तरफ 20 न्यूटन से खींचता है, और ये इसको 10 न्यूटन से खींचता है। नाउ व्हाट विल बी द नतीजा, कि अगर ये 20 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है और ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये जो खंबा है या ये जो बॉडी रोटेट कर सकती है, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस, इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो इफ दिस बॉडी कैन बी टर्न, तो अगर ये 20 न्यूटन लगा रहा है, तो इस बंदे की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। तो अगर इसका फोर्स ज्यादा होगा तो ये बॉडी किधर जाएगी, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी कुछ इस तरीके से टर्न करेगी। दिस होल बॉडी विल स्टार्ट टर्निंग लाइक दिस, अगर रवि का फोर्स ज्यादा हुआ तो। सो अगर रवि का फोर्स 20 न्यूटन है एंड श्याम का फोर्स 10 न्यूटन है, देन दिस बॉडी इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे टर्न किया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और अगर फोर्स ऑफ रवि हम कर देते हैं 10 न्यूटन एंड फोर्स ऑफ श्याम अगर हम कर देते हैं 20 न्यूटन, तो बड़ी ओबियस बात है कि ये क्लॉकवाइज बॉडी टर्न करे। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हम लोगों ने, एक तीसरा एग्जांपल भी मैंने रख दिया है यहाँ पे, और इन तीनों सिचुएशन को समझने पे हम लोग, इन तीनों सिचुएशन को अगर हम समझना चाहते हैं, तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब याद करो, आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है और क्रॉस प्रोडक्ट की बोला था कि मैंने आज के इस लेक्चर में करूंगा। तो अब अगर देयर आर टू वेक्टर्स लाइक ए एंड बी, सपोज करो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है,
एंड दिस ए और बी, ये दो वेक्टर हमारे पास हैं, ए और बी हमारे पास दो वेक्टर। और जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, ये ये ए और बी दोनों वेक्टर एक प्लेन में है, और ये हमने इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो टेल था उससे हमने इसको, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन ले लिया हमने, राइट। ए और बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर आर इन वन प्लेन, आर इन वन प्लेन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन वन प्लेन। तो अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और उन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है, तो जब ए डॉट बी आपसे कहा गया निकालने के लिए, तो आपने क्या किया, एक से एक कंपोनेंट डाला आपने, किसके ऊपर, ए से आपने एक कंपोनेंट डाला बी के ऊपर, बोला ओके डू इट लाइक दिस, तो ये आपने एक कंपोनेंट डाल दिया, और बोला कि ओके दिस विल बी ए कॉस थीटा, दिस विल बी ए कॉस थीटा। सो ए कॉस थीटा को आप बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए कॉस थीटा को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डॉट बी आएगा, दैट्स करेक्ट। और हमें पता है कि ये क्या बनेगा, दिस विल बी ए स्केलर, दिस विल बी अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा, दैट्स फाइन। अब एक दूसरी सिचुएशन है कि सपोज करो मैं इस वेक्टर ए के इस कंपोनेंट को, ए cos थीटा को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक दूसरा कंपोनेंट लेना चाहता हूं, आई वांट टू टेक द अनदर कंपोनेंट ऑफ ए का दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं और बोलते हैं हेलो ए का ये वाला कंपोनेंट लो, जो कि किस पे परपेंडिकुलर आएगा, बी पे। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपने ए का वो कंपोनेंट ले लिया जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस यू आर सेइंग दिस इज 90 डिग्री, और अगर ये ए है और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। तो अगर मैं इस ए साइन थीटा को और बी से मल्टीप्लाई करूं, मैंने अभी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन वन प्लेन, ओके, ए कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम ए डॉट बी कहते हैं, या स्केलर फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आता है। अब मैं अगर वेक्टर ए के इस कंपोनेंट को, जो कि वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर नहीं है, वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर, वेक्टर ए का एक कंपोनेंट तो जो बी के अलोंग था वो तो ए cos थीटा हुआ, ए cos थीटा को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब मैं वेक्टर ए के उस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, दैट इज ए साइन थीटा। अगर मैं इस ए साइन थीटा को और बी को आपस में मल्टीप्लाई करूं, देन व्हाट विल कम आउट, यानी कि ए साइन थीटा इनटू बी क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज होगा, व्हाट इज दिस। ये इस डायग्राम में ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर इसी डायग्राम को थोड़ा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, कोई कहे कि ऐसा है कि आपने ए का कंपोनेंट बी पे लेके ए cos थीटा और बी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ए sin थीटा को आपने ऐसे कर दिया, थोड़ा बी का कंपोनेंट लेकर के समझाओ, तो हम लोग एक दूसरा डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा डायग्राम बना करके अगले पेज पे चलते हैं और दूसरे डायग्राम को समझते हैं, और फिर देखते हैं कि वो कैसे बन सकते हैं। लुक एट दिस हियर, आई हैव टेकन दिस एज अ वेक्टर ए एंड दिस एज अ वेक्टर बी, और ये इनके बीच का एंगल थीटा मान लिया। तो मैं बी का ये कंपोनेंट अगर मैं ये निकालूं, व्हाट इज दिस, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सो दैट इज बी cos थीटा। तो अगर मैं बी के इस कंपोनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि बी cos थीटा इनटू ए कर दूं, सो अगेन व्हाट, आपने बी cos थीटा और ए के मोड से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज अगेन ए डॉट बी आ गया, यानी कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी आ गई। लेकिन मैं अगर बी का वो कंपोनेंट ले लूं जो कि ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट इज बी साइन थीटा, और अब मैं कहूँ कि इस ए के मॉड को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स ए के मॉड को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे आप, व्हाट इज दिस अगेन। तो ये आइडिया अब हम लोगों को मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या होगा ये। सो लाइक दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमने ए का कंपोनेंट बी के अलोंग जो होता है उससे नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है, ओके। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं बी का वो कंपोनेंट है जो ए पे परपेंडिकुलर है, दैट इज बी साइन थीटा, हम उसको ए से मल्टीप्लाई कर। तो अब एक वर्ड मैं चाहूंगा कि आप इसको डेवलप करें, लाइक वी ऑल नो दिस इज प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन, वी ऑल नो दिस इज प्लस साइन, ये साइन क्या है, प्लस है, दिस इज प्लस। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस,
तो एक आपको नहीं लग रहा है कि ये जो प्लस है इसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया, एक्चुअली से इसी प्लस को थोड़ा सा घुमा दिया गया और बोला इसको हम क्रॉस कहेंगे, दिस इज क्रॉस। तो प्लस एंड क्रॉस थोड़ा सा क्या फर्क होता है कि प्लस थोड़ा सा टिल्टेड हो गया एंड ये बिकम्स क्रॉस। तो हमने क्या इस वर्ड को यूज करेंगे जब भी हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी, वेल वी से ए क्रॉस बी, तो इसका मीनिंग ये है कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और हम क्रॉस कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई वेक्टर ए है ले लो और वेक्टर बी है, बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग होता है उसको डॉट कंपोनेंट कहेंगे और बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब क्रॉस है, बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको हम क्रॉस कंपोनेंट कहेंगे। तो इस बी साइन थीटा को हम यहाँ क्या वर्ड यूज करें, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, क्रॉस कंपोनेंट ऑफ बी ऑन, क्रॉस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसको हम ये कहेंगे। और यहाँ की बात करें तो ये ए साइन थीटा क्या कहलाएगा, दिस ए साइन थीटा इज क्रॉस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, दैट्स व्हाट। ये क्रॉस कंपोनेंट और कुछ लोग इसको दूसरे वर्ड से भी इस्तेमाल कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और कुछ लोग इसको नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी भी कह सकते हैं। बट जब ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा, क्रॉस कंपोनेंट होगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा तो आप उसको दिखाओ कैसे, ए साइन थीटा बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ना भाई, और यहाँ पे आपने बोला कि बी साइन थीटा ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ना भाई। तो जब आप किसी वेक्टर को, एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, किसी दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पे के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको ना लेकर के वो कंपोनेंट ले रहे हो जो पहले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है और उससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कंपोनेंट, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये वो नहीं है जो हमने पिछली क्लास में सीखा है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। इस तरीके के हम प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दिस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। So A sin theta into B is like, this is magnitude of, ये आएगा उसको कहेंगे क्या, magnitude of क्रॉस प्रोडक्ट, magnitude of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B कहा जाएगा इसको। और इसको क्या कहेंगे आप, व्हाट इज दिस, A का मॉड और B sin थीटा, व्हाट इज दिस, तो आप इसको भी यही कहेंगे, दिस इज, ये जो इनका प्रोडक्ट है उसकी बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ए का मॉड बी साइन थीटा या ए साइन थीटा इंटू बी, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी तक मतलब हम लोग ये जो पीछे घटनाएं घटी हैं, तो जो ये जो ए बी सी तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, तो इन तीनों घटनाओं पे हम बाद में आएंगे, बट फिलहाल मैं आपके सामने एक लिटरेचर डेवलप कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या कहलाएगा। तो ये मैंने नॉमेनक्लेचर देके आपको समझा दिया है कि इसको क्या कहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर टू वेक्टर्स ए और बी, सपोज हमने अब इस बात को ऐसे समझा है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैंने यहाँ पे ये कोई वेक्टर है ए और दिस इज वेक्टर बी एंड ये उनके बीच का एंगल है थीटा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये उनके बीच का एंगल है थीटा। अब मैं बी के ऊपर ए का वो कंपोनेंट चाहता हूँ, बी के ऊपर ए का वो कंपोनेंट चाहता हूँ जो कि बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर ए का वो कंपोनेंट चाहता हूँ जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला आएगा जी, दिस लाइन, और दैट में बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, आपको ए का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया यहाँ पे, दिस यू हैव सेड दैट ओके इट इज दिस कंपोनेंट, बी का ये कंपोनेंट आपने, सो वी आर सेइंग कि बी का वो, ए का वो कंपोनेंट जो, ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दिस इज ए साइन थीटा। और अगर मैं ए को
बी के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज बी साइन थीटा। ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस इज बी साइन थीटा। सो आइडिया इज दैट कि अगर मेरे से कहा जाए ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, सो ट्राइंग टू से दैट कि आप पहले वेक्टर ए को प्रायोरिटी दो, वेक्टर ए को प्रायोरिटी दो, ओके, और क्रॉस बी करो। मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो आप किसी भी तरीके से निकालो भाई, अगर ए क्रॉस बी का मॉड कहा जाए ये निकालो, तो इसका मीनिंग क्या है? या तो आप ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई कर दो, या इसका मतलब है ए इंटू बी साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट द मीनिंग, कि अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आप ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई कर दो, या ए के ऊपर बी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ए को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। दैट इज द मीनिंग। यानी कि ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मॉड इंटू बी का मॉड, और दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका साइन थीटा। एक प्रेजेंटेशन ये है। दूसरा तरीका ये है कि ए का मॉड और बी का वो कंपोनेंट जो जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, और तीसरा तरीका है कि बी का मॉड और ए का वो कंपोनेंट जो बी पे परपेंडिकुलर है। सो आइदर वे ये मॉड निकल जाएगा ए क्रॉस बी। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। एंड अब हमने इसको मॉड क्यों लगाया? डॉट प्रोडक्ट में तो मॉड नहीं लगाते थे। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। तो अब आपको यहाँ पे एक समस्या, पहले पहले एक बात बता दूं कि ए क्रॉस बी जो होता है, यानी कि जब हम ए को और बी को क्रॉस लेते हैं, जिसमें हम लोग एक का वो कंपोनेंट जो दूसरे पे परपेंडिकुलर है दूसरे के मॉड से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऐसा करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, सो दिस गिव्स अस अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये हमें एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है। व्हाट वी गेट इज फ्रॉम हियर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमें यहाँ, सो वी गेट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो अब सवाल ये है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो यानी कि ए क्रॉस बी अगर एक वेक्टर है तो उसको आप किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज सी वेक्टर कह दिया आपने, तो सी वेक्टर का जो मॉड होगा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड होगा, उसको हम ए का मॉड और बी का मॉड और उनके बीच में जो एंगल है उसको साइन थीटा। और ये तो मैंने अब बात रिपीट हो रही है जस्ट ताकि अब आपके दिमाग में बैठ जाए, ए इंटू बी साइन थीटा। तो ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया सर, लेकिन इस वेक्टर का सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर सी, दैट इज वेक्टर सी और ए क्रॉस बी जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट? तो ये इंपॉर्टेंट बात है जी। तब हम जितने भी लोग थे सबने बहुत बेसिक तरीके से समझा इस बात को, और एक्सपीरियंस करके ये बताया। मैंने इस बात को काफी ऑब्जर्वेशन के बाद बताया गया। मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बता दूंगा कि ये कैसे आया, बट बड़े ऑब्जर्वेशन के बाद ये बताया गया कि देखो जी, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, लाइक इफ यू आर सेइंग ए क्रॉस बी, यानी कि ए पहला वेक्टर बना और बी दूसरा वेक्टर बना, और अगर ए से बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो अगर ए टू बी आपको जाना पड़ रहा है, लाइक अगर आपसे बोला जाए ए क्रॉस बी, बोला जाए ए से बी जाइए, तो ए से बी कैसे जाएंगे? आप ऐसे जाएंगे, यू विल गो लाइक दिस। कोई कहेगा नहीं मैं ए से बी इतना डिग्री घूम के जाऊंगा। यानी ए क्रॉस बी कहने मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी तक ले जाने के लिए कितना एंगल टर्न करना पड़ेगा? थीटा। कैसे टर्न करना पड़ेगा थीटा? दिस इज क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ रहा है आपको। वेक्टर ए से वेक्टर बी कैसे टर्न करना है? क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ रहा है। अब अगर मैं कहूँ नहीं वेक्टर बी से वेक्टर ए जाओ, तो अगर वेक्टर बी से वेक्टर ए जाओगे तो वो क्या होगा? ये बी क्रॉस ए लिखने का मतलब है, और ये ए क्रॉस बी लिखने का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी लिखने का मतलब कि वेक्टर ए से वेक्टर बी जाना है, बी क्रॉस ए लिखने का मतलब वेक्टर बी से वेक्टर ए जाना है। तो जैसे ही हम वेक्टर ए से वेक्टर बी जाते हैं तो ये तो साफ साफ क्लॉकवाइज का निशानी है, और ये साफ साफ एंटी क्लॉकवाइज का निशानी है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखी जाएगी कि पहला वेक्टर कौन है, दूसरा वेक्टर कौन है। अगर पहला ए है और दूसरा बी है, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर में जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है?
ये हमें डायग्राम से पता चलेगा, देख के पता चलेगा। हो सकता है ए यहाँ बना होता, बी यहाँ बना होता। अगर यहाँ ए बना होता और यहाँ बी बना होता तो ए क्रॉस बी में आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता और बी क्रॉस ए में क्लॉकवाइज जाना पड़ता। तो डिपेंडिंग कि ए की पोजीशन किधर है और बी की पोजीशन किधर है, और ऑब्जर्वर जो करने वाला है वो किधर से देख रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो नाउ द पॉइंट इज कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है, कि कौन पहला वेक्टर बन रहा है, कौन दूसरा वेक्टर बन रहा है, और फिर देखना है कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर जिस प्लेन में हैं उन दोनों के प्लेन से पास करता हुआ जो परपेंडिकुलर है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज, इसके बारे में बता रहा हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये है क्या चीज, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, perpendicular to the plane of vector A and vector B, and passing through common point of, या passing through tail of both vectors, tail of both vectors, दोनों वेक्टर्स का जो टेल है उस टेल से पास कर रहा है। तो ये लाइन है हमारे पास। तो अब कहा जा रहा है कि अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर, लाइक इफ ए वेक्टर टू बी वेक्टर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, समझाया जा रहा है आपको, ए वेक्टर टू, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ गड़बड़ राइटिंग बन रही है। सो आई से दैट कि अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, ए वेक्टर से बी वेक्टर अगर आपको कैसे जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है ए वेक्टर टू बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर टू बी वेक्टर आपको क्लॉकवाइज ट्रेवल करना पड़ रहा है, इफ ए वेक्टर टू बी वेक्टर क्लॉकवाइज ट्रेवल करना पड़ रहा है, सो मीनिंग ऑफ दैट इज कि जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा, देन ए क्रॉस बी is downward and perpendicular, downward and perpendicular to the plane of vector A and vector B। पहली बात यानी कि फिर वेक्टर A क्रॉस B is downwardly directed and perpendicular to the plane of vector B। तो अगर A और B है तो ये क्या डायरेक्शन होगा जी, दिस इज A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। राइट, कोई पूछेगा कि कैसे पता सर, कैसे आ गया, समझ जाएंगे हम लोग, वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं समझ में आ सकता। So if vector A to vector B clockwise है, then vector A cross vector B is downwardly directed and perpendicular to the plane of vector A and vector B। अब अगर कहा जाए वेक्टर A to vector B एंटी क्लॉकवाइज है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, if it is एंटी क्लॉकवाइज, then A cross B जो होगा is upwardly directed and perpendicular to the plane of vector A and vector B। तो उस केस में अभी फिलहाल A क्रॉस B क्या है, A यहाँ बना दिया आपने, B यहाँ बना दिया, तो A क्रॉस B तो अब एक ही बात होगी ना, ऐसे जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन किसका होगी, A क्रॉस B का, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर B क्रॉस A का पूछा जाए तो हम किधर बताएंगे, ये इधर की तरफ बताएंगे। B क्रॉस A कैसे जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन होगा B क्रॉस A। तो हमने यहाँ पे इस पेज पे क्या सीखा, हमने इस पेज पे ये सीखा कि देयर आर टू वेक्टर्स A एंड वेक्टर B एंड हमें कहा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मतलब हमें साफ साफ पता है कि एक वेक्टर का कंपोनेंट वो लेना है जो किसी दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और फिर दूसरे के मॉड से मल्टीप्लाई करना, दैट इज फिक्स। अब उसको a sin थीटा इंटू बी कह दीजिए या a इंटू बी साइन थीटा कह दीजिए, या दोनों वेक्टर का मॉड करके और उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगा, मॉड तो आपने पहले ही बता दिया। अब उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर में जो पहले लिखा हुआ वो फर्स्ट वेक्टर है, जो दूसरा लिखा हुआ वो सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर को हम
पोजीशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इनवर्ड हो जाएगा या डाउनवर्डली डायरेक्टेड टू द प्लेन हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्डली डायरेक्टेड हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। तो ये बेसिक बात हमने सीख ली। अब नाउ द पॉइंट इज समबडी आस्क यू कि व्हाई यू हैव टेकन लाइक दिस कि क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड। तो आई वुड लाइक टू टेक यू टू दिस एग्जाम्पल। आपने यहाँ पे देखा ना कि एक बंदा यहाँ से देख रहा है कि एक स्क्रू ड्राइवर कैसे घुमाया जा रहा है एंटी, दिस इज क्लॉकवाइज, और आपने देखा स्क्रू किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और जब आप स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो स्क्रू क्या था, जो अंदर घुसा हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे को हमारी आंखें खोलने के लिए सही है कि जब भी कोई क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उस क्लॉकवाइज रोटेशन का नतीजा क्या होता है, जिस प्लेन पे, यानी कि किसी प्लेन पे आप रख करके, अगर आप अपने थंब को किसी प्लेन पे रख दीजिए और अपने बाकी फिंगर्स को, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माय फेस के पास जो मेरा वीडियो आ रहा है, यानी कि ये फिंगर्स दिखाई दे रही हैं और ये थंब दिखाई दे रहा है। अगर इस थंब को टेबल पे रख करके और इन फिंगर्स को ऐसे घुमाए, मींस इफ आई टर्न लाइक दिस हाउ क्लॉकवाइज, तो यू विल फील दैट द थंब इज प्रेसिंग डाउन, यानी कि थंब इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गो इनसाइड। और अगर उसी राइट हैंड के, दिस इज टू बी अंडरस्टूड, इस पे हम आगे बात करेंगे। और अगर मैं इस थंब को ऐसे रख करके और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ना, तो वो थंब अंदर नहीं बल्कि थंब उस सरफेस के कांटेक्ट को छोड़ने की कोशिश करेगा। सो दिस इज नेचुरल। नाउ समबडी कैन यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकता था कि सर ये तो स्क्रू ऐसे बना दिया गया ना कि हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर चला जाएगा, हम ऐसे भी तो स्क्रू बना सकते थे कि ऐसे घुमाए तो ये बाहर चला जाए। तो हम कहेंगे कि वी आर बीइंग इंस्पायर्ड बाय आवर बॉडी मूवमेंट। हम जब क्लॉकवाइज घूमते हैं, आप अपने हील को, अपने पाँव का जो हील है उस हील को जमीन पे रखिए और आप अपने लेग से फोर्स लगा करके हिल को क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करिए। तो जब हिल को क्लॉकवाइज टर्न कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिल जो है जिस सरफेस पे है वो उस सरफेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब हिल को सरफेस पे रख करके और पंजे को, आई मीन द क्लॉ, लाइक उसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो हिल चाह करके भी अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर एक अपवर्ड टेंडेंसी आएगी। तो जब हम लोग अपने, हमारा ह्यूमन बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइंड है तो हम लोग उसी से इंस्पायर्ड होकर के जो मैन मेड चीजें भी बनाई है हमने कुछ ऐसी बनाई है। और फिर हमने देखा है कि ओके हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हम लोग किसी चीज को अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट उस प्लेन पे इनवर्ड होता है, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो उस प्लेन के आउटपुट होता है। तो इसी बात से इंस्पायर्ड होकर के हम लोगों ने यहाँ पे ये बात सीखी है, ये डायरेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे बताया है आपको। तो अब अगर हम इस पेज पे जो कुछ सीखा हमने उसको बड़ा क्विक वे में समराइज कर दें, तो अब हम लोग कहेंगे कि इफ देर आर टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, देन ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, पहली बात इज अ वेक्टर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और जो इसका मैग्नीट्यूड होएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू ए का मॉड, दिस इज रटन विद्या, ए का मॉड बी का मॉड इनटू साइन ऑफ थीटा। ये रटने वाला तरीका है। और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के तरीके से है कि ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको बी के मॉड से मल्टीप्लाई कर दो, या कुछ लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी का वो कंपोनेंट जो कि बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको ए के मॉड से मल्टीप्लाई कर। सो लाइक दिस इज हाउ वी कैन थिंक ऑफ, एंड ए क्रॉस बी हैज अ हैज अ डायरेक्शन direction and the direction which is represented by which is represented by which is represented by n cap, what n cap। अब ये n cap क्या चीज है, तो बोला है a क्रॉस b जो होगा उसका मॉड तो ए बी साइन थीटा होगा, ये ऐसे ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पे प्लस माइनस एन कैप करके लिखा दिया। बोला वेयर एन कैप is unit vector है, unit vector and perpendicular to the plane of
वेक्टर ए एंड वेक्टर, सो प्लस माइनस एन कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। प्लस का मतलब प्लेन से अपवर्ड और माइनस का मतलब प्लेन में इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लस माइनस एन कैप होगा। सो प्लस एन कैप होगा कब, अगर ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज है, आपका एंटी क्लॉकवाइज है, नॉट सिल्क में बात कर रहा हूँ। और माइनस एन कैप होगा जब ए टू बी क्लॉकवाइज होगा। तो हमने ये सारी बात सीख ली। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, और ये डायरेक्शन ऐसे आया कैसे, ये भी बात हमने बता दी। अब किसी के दिमाग में एक बात आया कि आखिर ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी स्टडी दिस क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। और क्रॉस प्रोडक्ट की जब भी बात होती है तो उसमें एक वेक्टर लग जाता है, और कहीं ना कहीं ये रोटेशन की बात होती है। देख रहे हैं आप, ए क्रॉस बी का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी कि क्रॉस प्रोडक्ट, वेयर एवर वी टॉक अबाउट अ क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स देयर इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेशन हो रहा होगा, तभी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने की बात करेंगे। और आपने यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल्स दिखाए थे इस केस में कि भाई अगर रवि का फोर्स बड़ा है और श्याम का फोर्स कम है, तो रवि की तरफ फोर्स बड़ी होगी, तो वो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर श्याम को बड़ा होगा तो वो क्लॉकवाइज घुमा देगा। यहाँ पे आपने देखा कि ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फिर आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से आपने देखा कि स्क्रू बोर्ड के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। और दरवाजे पे भी आपने देखो कि आप अगर फोर्स ऐसे लगाओगे और ये कब्जे से, यानी कि जिस एक्सिस से जहाँ पे आपने फोर्स लगाया, वो वेक्टर यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट का ये वाला जो वेक्टर है इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसको आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और ये एफ हो गया। तो आर क्रॉस एफ करोगे, ये आर वेक्टर बन गया और ये बन गया। आर क्रॉस एफ करोगे तो ये कैसे आएगा, आर क्रॉस एफ करोगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा। तो उस केस में आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये, जब आप इधर खींचोगे तो ये पल्ला इधर की तरफ खुलेगा। और अगर आपने फोर्स इधर लगाया, राइट, ये आर वेक्टर है, व्हाट आई सेड, दिस इज आर वेक्टर। इसको ठीक से लिख दिया जाए, आर वेक्टर। तो अगर ये आर वेक्टर है तो, और ये एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ लोगे तो आपको कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिल जाएगा। और यहाँ पे कहोगे आर वेक्टर क्रॉस एफ डैश लोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। किसी ने बोला कि क्यों आप मजाक कर रहे हो, व्हाई डोंट यू राइट एफ डैश, पहले एफ डैश को पहले रख लो और क्रॉस आर करो, एफ डैश और क्रॉस आर कैप करो। तो बोलोगे एफ डैश टू आर जाओगे तो ये क्या होगा जी, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर आपने ये एफ वेक्टर बना दिया और ये आर वेक्टर, तो ऐसे बनाओगे आप, ये आर वेक्टर और ये एफ डैश बनाओगे। तो एफ डैश बनाओगे और आर ऐसे बनाओगे और एफ डैश क्रॉस आर लिखोगे तो आपको कैसे आना पड़ेगा, क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। लेकिन इसमें रोटेशन किधर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि जो लिख रहे हो उससे जो डायरेक्शन आना चाहिए, प्रैक्टिकली वो डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना। इसलिए आप इसको आर क्रॉस एफ लिखोगे, ना कि एफ क्रॉस आर लिखोगे। जैसे देखो इसमें एफ है और ये आर है, तो आर क्रॉस एफ, यानी आर पहले लिखा है, ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। हाँ जी, इधर फोर्स लगाओ तो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। और अगर इधर एफ डैश है और आर है तो आप इसको आर वेक्टर क्रॉस एफ डैश लगाओ लिखोगे, तब जा करके आपको, यानी कि आर और एफ डैश करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसे सही डायरेक्शन मिलेगा। यानी कि अगर फॉर्मूले में तुम कहोगे आर क्रॉस एफ और आर क्रॉस एफ के बजाय मैं एफ क्रॉस आर और एफ क्रॉस आर लिखूं, तो दोनों जगह आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो ये सीखते सीखते सीख जाता आदमी, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं समझ में आता हो। तो अभी तक हमने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये सीखी हमने कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज डील विथ, लाइक wherever cross product, wherever wherever cross product is involved, cross product cross product is involved, there is there is a rotation, there is a rotation about an axis। किसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, वहां पे रोटेशन इन्वॉल्व होएगा फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो जहां जहां रोटेशन होगा वहां पे कोई दो वेक्टर जरूर होंगे जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता होगा। फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट, ये ये फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा रहा था मैं आपको। अब ये सब बात जानने के बाद अब कुछ लोग इसी चीज को, राइट, ये जो आपको समझाया गया,
उसको वो मैथमेटिक्स की तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि ये फीलिंग निकाल देंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है या रोटेशन से लेना देना है। वो शुद्ध मैथमेटिक्स की तरीके से उसको पढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का अलजेब्रा कह सकते हैं, वी कैन से लाइक दैट। तो फिलहाल हमें तो समझ में आ गया कि देयर आर टू वेक्टर्स, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कब अपवर्ड होता है और डायरेक्शन कब इनवर्ड होता है, दैट ऑल हैज बीन टॉट टू यू। और ये एक मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये याद करने के लिए आप रखिएगा, एफ एस सी आई और फिर एफ एस ए सी ओ। ये दो टर्म मैं चाहूंगा कि आप याद रखिएगा, तो आपको डायरेक्शन बड़ी आसानी से याद रहेगा। व्हाट डज इट मीन? इट इज सेइंग दैट फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर क्लॉकवाइज इनवर्ड, फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके जी। सो एज आई सेड दैट कि अब हम लोग इसको मैथमेटिकल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो नोट करके मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, एंड लेट्स सी हाउ वी आर इवॉल्विंग इन दैट। नंबर वन, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात है तो हमें पता है कि वो वेक्टर है। यस, सो मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड अबाउट इट। नाउ अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड की बात की जाए तो वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, राइट। और वी नो है उसको हम ए साइन थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट ए इंटू बी साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। ऑल राइट, फाइन। थर्ड, वी नो दैट ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड और बी क्रॉस ए वेक्टर का मॉड, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होएगा, ए बी साइन थीटा ही होएगा। ओके, बट हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है और बी क्रॉस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। सो दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट दोनों इसका और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। दिस implies further that a cross b is parallel, और यहाँ पे ये एंटी पैरेलल लिख दिया गया, यानी कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी भी, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, तो वहां पे तो ए डॉट बी कर दो या बी डॉट ए करो, बात सेम हो जाया करता था चूंकि। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे मतलब क्या निकलता है कि राइट, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख देंगे तो बात सेम हो जाएगी। तो ये बेसिक बात हमने यहाँ पे, ये 4 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा। आगे की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सो एक पॉइंट यही लिखते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर को लिखना हो तो हम लोग इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा, this into bracket, and here we are writing plus minus n cap, where n cap unit vector perpendicular to plane of vector a and vector. So this is, we must know about it. Now sixth point is, so somebody is interested to find कि अगर बोले एन कैप का डायरेक्शन बताओ, प्लस माइनस एन कैप का क्या होगा जी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर को ए क्रॉस बी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है और उसके इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, उस इस वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। वो डायरेक्शन हो सकता है अपवर्ड हो या माइनस हो। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसको बहुत ही समझ से इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज वन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर ए क्रॉस जीरो वेक्टर कोई कर दे, यानी कि जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे तो वो क्या आएगा जी, जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी कि फाइनली कुछ भी नहीं आएगा जी, जीरो मान लीजिए आप, राइट। अब अगर कोई
या दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि एक किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आता, क्योंकि जहाँ पे भी आप मॉड लेंगे तो वहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसका यूनिट हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड वंस इट बिकम जीरो वेक्टर इट इज, मतलब ये कहने के लिए वेक्टर हो गया, अदरवाइज इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है. So now we'll talk about another point, that is A cross B, A cross B, और अगर यहाँ पे प्लस सी वेक्टर लिखा जाए तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वेक्टर आता हो उस वेक्टर का सी के साथ हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो दिस इज ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल है, मतलब इसमें कहीं पे कोई बुराई नहीं है, ऑपरेशनल लिखा हुआ है. क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आएगा उसको किसी वेक्टर के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है. नाउ लुक एट दिस हियर. अब अगर कोई बोलता है a प्लस माइनस बी समथिंग लाइक दिस, और उसको फिर क्रॉस सी कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप a क्रॉस सी कर दीजिए, और प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, एंड देन a क्रॉस सी कर चुके हैं, एंड देन यू राइट b क्रॉस सी. अब आप यहाँ पे बदलने ये नहीं कर सकते कि ए क्रॉस सी लिख दिया और यहाँ सी क्रॉस बी लिख दिया, ये गलत हो जाएगा. ए क्रॉस सी है, ऑर्डर साफ साफ है, ए क्रॉस सी है एंड दिस इज बी क्रॉस सी, यू कैन नॉट राइट सी क्रॉस बी. अगर प्लस है यहाँ, प्लस है यहाँ पे और यहाँ बी क्रॉस लिखा है, अगर आप इसको सी क्रॉस बी करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस कर दीजिए, या अगर माइनस है तो फिर प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर जो होते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, एक दूसरे के क्या होते हैं, निगेटिव साइन होते हैं. तो अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन उसका निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस का निगेटिव क्या होता है, प्लस हो जाता है, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर हियर. नाउ अगर मैं कहूँ एम ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, तो ये एम और एन क्या है, नंबर्स हैं, या कोई जो भी है इनको बाहर निकाल लीजिए और आप उसको ए क्रॉस बी ऐसे लिखिए. दैट्स व्हाट द पॉइंट. नाउ अगला पॉइंट है, अगर कोई कहता है ए क्रॉस बी जीरो आ गया, a cross b is equal to 0, but vector a is not 0 and vector b is not 0. A cross b is a 0. A cross b is a 0 vector. I mean 0 आ रहा है. But a is not 0, b is not 0. So this implies that vector a is either parallel to b or vector a is anti-parallel to b. ये मीनिंग निकलता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे या दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे. अब आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो जरा मैं इसको थोड़ी देर में बाद इसको और अलग तरीके से आपके सामने समझाऊंगा. चलो जी 11 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, अब जरा अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. लेट सपोज आई से दैट कि आई कैप एंड आई कैप के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये क्या होगा. इससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लाइक वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो व्हाट डज इट मीन, ए कम आउट, ओके, फिर ए कम आउट, यस, फिर इसकी मतलब साइन 0 डिग्री लिखेंगे क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो ये पूरा क्या हो जाएगा. और इन सब के साथ आपको एक एन वेक्टर एन कैप भी लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस एन कैप थोड़ी देर के लिए. लेकिन ये टर्म क्या हो गया, जीरो, तो यानी कि जीरो और प्लस माइनस एन कैप, सो फाइनली इट इज जीरो. सो वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई. अब अगर आप ये समझ लिए तो इसका मतलब अगर कोई कहता है आई क्रॉस आई कैप, इसका क्या मतलब होगा, जीरो. ओके, जे क्रॉस जे कैप कोई बोले, इसका भी क्या मतलब हुआ, जीरो. के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर अगर कोई बोले तो ये क्या होगा. दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. ये मैसेज इससे हम लोगों ने ये निकाल लिया. नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि अगर कोई पूछे कि आई क्रॉस जे क्या होगा, व्हाट इज दिस, या जे क्रॉस आई क्या होगा, तो हम लोग इसके बारे में अगले पेज पे चल के बात करते हैं. दिस इज समथिंग वेरी रिलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली ये स्टूडेंट्स को रटा दिया जाता है. तो पहले देखते हैं कि स्कूल टीचर हमें रटाते कैसे हैं. तो दे से दैट यू सी, एक ऐसे सर्कल बना लो और यहाँ आई लिख लो, यहाँ जे लिख लो और यहाँ के लिख लो.
और अब ऐसे याद कर लो, आई क्रॉस जे, आई जे क्या बचा आगे, के लिख दो, गुड। फिर अगर जे क्रॉस आई पूछोगे तो क्या होगा, क्या आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई यानी कि उल्टा जा रहे हैं ना आप, तो अब यहाँ माइनस के लिख दीजिए। ये टीचर्स ऐसे बड़ी सिंपल लॉजिक से बच्चे को रटा दिया जाता है। जे क्रॉस के क्या होगा जी, फिर आई होगा, एंड दिस इंप्लाइज अगर के क्रॉस जे लोगे तो क्या होगा, माइनस आई होगा। ओके, एंड के क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा, जे आ जाएगा, एंड इसी लॉजिक से अगर आई क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, माइनस जे आएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट। बड़ी आसानी से इतने में लॉजिक सीख भी गया। किसी बच्चे से पूछो आया समझ में, तो कहे हाँ जी सर समझ में आ गया। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि बच्चे इसमें समझ क्या लेते हैं। ये उनको कहना चाहिए समझ में तो नहीं आया सर, बट रट लिया कि ये कहते कैसे हैं, ये मैंने हाउ हाउ इट इज डन। अगर मैडी पूछो कि आई जे के ये आपने ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया है, व्हाई यू आर टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज, व्हाई यू आर नॉट गोइंग लाइक दिस, आई जे के लिख कर कैसे जाइए, आई क्रॉस के जे लिख दीजिए, जे के क्रॉस जे को आई लिख दीजिए, राइट। ऐसे क्यों नहीं बना लेते, ऐसे क्यों बनाया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक राज है जो छुपी हुई है, और उस राज को अगर आप समझना चाहें तो थोड़ा आनंद उठाइए इसका। तो लेट्स सी हियर, अगर आपने इसको प्लस एक्स लिया तो इससे इस आप ऑब्जर्वर हैं जो आपको जहां से दिख रहा है, और आप ऑब्जर्वर हैं, और आप मुझे बताइए खुद कि अगर एक्स टू ऐसे गए तो ये आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एक्स से वाई गए एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस वाई मिला, फिर वाई से एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये हमें प्लस जेड मिला। तो ये प्लस एक्स है तो यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स। यहाँ प्लस वाई तो यहाँ क्या आ गया, माइनस वाई। यहाँ प्लस जेड है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस जेड। जो एक्सिस का सिलेक्शन किया जाता है उसको एक नाम दिया जाता है RHACS, मीनिंग है राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। यानी कि पॉजिटिव एक्सिस का सिलेक्शन जो होता है अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज मूव करके निकाला जाता है। तो अगर इसको प्लस एक्स माना तो ये प्लस वाई हुआ, और फिर ये प्लस जेड हुआ, यानी कि ये तो एक प्लेन में हो गया इधर, और ये दूसरा प्लेन एक दूसरे के साथ है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से एक्स टू वाई, वाई टू जेड। अब सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज करके और दूसरे कलर से इसको बताना चाहूंगा कि देखो जी, इफ आई से दिस एज अ प्लस एक्स, इसको मैंने प्लस एक्स मान लिया, और अब मैं एक्स टू वाई इसको प्लस वाई मान लूं, मतलब अब हम ये वाला ले रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। अगर इसको प्लस एक्स से प्लस वाई यानी कि ये प्लस एक्स मान लिया, हम इससे इसी प्लेन में जाके प्लस वाई लिया था, और फिर वहां से ऐसे प्लेन में आते थे तो ये हमें जेड मिलता था। अब अगर ये प्लस एक्स मान लिया, और हम इसको जिसको पहले प्लस जेड मानते थे इसको हमने क्या मान लिया, प्लस वाई, यानी कि ऐसे घूम गए एंटी क्लॉक, ये भी हो सकता। तो अगर इसको प्लस वाई कहा तो अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज फिर ये क्या बनेगा हमारा, प्लस जेड बनेगा। तो अब अगर ये प्लस वाई बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा, और अगर ये प्लस जेड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड बन जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके का ये लिबर्टी है कि हम इसको x मान लें और इसको y मान लें और इसको प्लस जेड मान लें, तो इधर माइनस जेड हो गया, इधर माइनस वाई हो गया, और y ये तो प्लस एक्स है ही तो यहाँ पे माइनस एक्स है ही, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द टू वे ऑफ selecting positive axis or negative positive axis and negative axis। तो दोनों में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को फॉलो करते हुए मैं एक्सिस का सिलेक्शन लेना। ठीक है जी, ये एक मोटी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि आई क्रॉस जे से के कैसे आ गया, तो आप इसमें से कोई भी एक्सिस सिस्टम मान लीजिए, यू कंसिडर एनी ऑफ द एक्सिस सिस्टम। तो मैं आपकी सुविधा के लिए मैं दोनों एक्सिस सिस्टम को अलग अलग लेके दिखा रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ये न लगे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है।
So I'm showing you like this. If I take this as a, सपोज करो मैंने सिलेक्शन ले लिया कि भाई ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, ये हमारा प्लस वाई है और ये हमारा प्लस जेड है। मैंने मान लिया कि ये सिचुएशन हो गई। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है उसको क्या कहते हैं, आई कैप। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जे कैप। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, के कैप। अब आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, करेक्ट। आई और जे दोनों एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये खुद है। और इस परपेंडिकुलर लाइन पे जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने एन कैप नहीं कहा, उसको क्या कहा है, के कैप। एनी डाउट अबाउट दिस? दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और इन दोनों का जो, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और जिसमें यूनिट वेक्टर देना है। तो हमने इस यूनिट वेक्टर को हम लोग पहले से मानते हैं कि उसको के कहेंगे। ओके फाइन। अब अगर मैंने इसको x मान लिया प्लस एक्स, इसको मान लिया प्लस वाई और इसको मान लिया प्लस जेड, तो अब ये क्या हुआ हमारा i, ये क्या हुआ j, और ये क्या हुआ, दिस इज के कैप, अगर हमने मान रखा है तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप i टू j जाइए, तो i से j जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉक हो जाएंगे या क्लॉक हो जाएंगे, एंटी क्लॉक हो जाएंगे। तो इसका मतलब i क्रॉस j जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होना चाहिए उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चूंकि एंटी क्लॉक हो जाए तो आउटवर्ड होना चाहिए, यानी कि उसके दोनों वेक्टर के टेल के मिड टेल से कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए यूनिट वेक्टर, यानी कि के आना चाहिए। और आई क्रॉस जे का मॉड कितना होगा, यानी कि आई क्रॉस जे वेक्टर का कोई पूछे मॉड बताओ क्या होगा, तो कहेंगे ओके आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो आई का मॉड कैप, आई आई कैप का मॉड 1, जे कैप का मॉड 1, साइन 90 का 1, तो ये कितना हो गया 1। तो आई क्रॉस जे का मॉड कितना हुआ 1। और हमें क्या पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, हमें पढ़ाया गया कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज मॉड और एक एन कैप यूनिट वेक्टर जो कि इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताओ आई क्रॉस जे का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, के। कौन सा के रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो प्लस के रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए आई क्रॉस जे होना क्या चाहिए, दैट शुड बी 1 और दैट शुड बी प्लस के। तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, के कैप होना चाहिए। तो दिस इज हाउ आई क्रॉस जे कम्स आउट, के, ना कि ये ड्रामेबाजी से। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाने का लॉजिक ये है, क्योंकि ये सारे एक्सेस कैसे ले जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए आई टू जे, जे टू के एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, तब जाके ये बात है कि दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ हियर इफ यू ड्रॉ, अगर ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है, तो आप आई से जे जाएंगे समथिंग लाइक दिस। तो ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज गया। तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ये एंटी क्लॉकवाइज गया, तो ये आउटवर्ड होगा और ये किधर होगा, इनवर्ड होगा। तो ये आउटवर्ड आ गया जी, ये के कैप। सो आप ऐसे भी ले लें तो आई क्रॉस जे क्या आना चाहिए, के कैप आना चाहिए। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ओके फाइन। तो अब किसी का दिल किया कि जे क्रॉस आई करेंगे, तो जाओ भाई, जे से आई जाओगे तो कैसे घूम लोगे, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो इनवर्ड होगा जी। तो वो क्या होगा, माइनस के कैप हो जाएगा। जे क्रॉस के जाओगे इस वाले वेक्टर में, जे से के गए एंटी क्लॉकवाइज गए तो आउटवर्ड ये हो गया। और अगर के क्रॉस जाओगे तो क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो ये सारे डायरेक्शन आप बड़े आसानी से समझ गए। तो ये कैसे आता है ये आपको अच्छे से समझा दिया गया कि आई क्रॉस जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, एंड दिस व्हाई दिस हैज बीन मेड, एंड कैसे ये रिजल्ट आता है, ये सब समझा दिया गया आपको। सो 14 पॉइंट हैज बीन मेड यू अंडरस्टूड कि ये क्या चीज है। अब तो अब हम लोग इस बात को भी समझने के लायक हो गए हैं कि अगर ये जो किया गया है, ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, दिस मीन्स ए बी साइन थीटा इज कमिंग आउट जीरो, एंड सिंस ए इज नॉट जीरो, राइट, एंड बी का मॉड इज नॉट जीरो, दिस implies साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो होने का मतलब, साइन थीटा जीरो होने का मतलब है थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तभी जाकर के ये, इसीलिए कि अगर 0 डिग्री हुआ तो वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा, और अगर 180 डिग्री हुआ, अगर वो 180 डिग्री होगा तो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। सो नाउ वी नो दिस ऑल मेनी पॉइंट्स। अब हम लोग थोड़ा आगे लेके चलते हैं अपने आप को। सो लेट्स सी, नाउ समबडी इज लाइक वेक्टर ए को किसी ने कहा कि दिस इज ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ए क्रॉस बी का मॉड हमारे पास आया,
ए क्रॉस बी का मॉड आया हमारे पास ए बी साइन थीटा, मॉड की बात करें तो साइन थीटा कैसे निकल के आएगा जी? तो साइन थीटा विल कम आउट ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए बी, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। यानी कि ए क्रॉस बी का आप मॉड रख लीजिए और नीचे ए का मॉड और बी के मॉड को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर आपको cos थीटा निकालने का दिल कर जाए तो आप यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर और अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर एंड बी के मॉड का स्क्वायर करके आप cos थीटा भी निकाल सकते हैं। सो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का cos थीटा भी निकाल सकते हैं और साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में भी हमारे पास गुंजाइश थी और साइन क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमारे पास वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का एक तरीका हमारे को दे रखा है। सो नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि सपोज कर लिए ए कैप और क्रॉस बी कैप बोला जाए तो ये क्या आएगा जी? भाई दिस इज 1 into 1 और इनके बीच में कोई एंगल होएगा तो दैट इज साइन थीटा और डेफिनेटली इट शुड बी सम यूनिट वेक्टर सो दैट इज प्लस माइनस एन कैप। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया एन कैप जो प्लस माइनस एन कैप है दैट इज व्हाट, ए कैप एंड बी कैप डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये भी हो सकता है। और यहाँ से साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए कैप क्रॉस बी कैप, ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉड ले लीजिए, ए कैप और बी कैप, ए कैप और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड लोगे तो साइन थीटा निकालने के लिए इसका मॉड अपॉन ए बी करना पड़ेगा। और अगर आप सीधा सीधा इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो सीधा सीधा साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग मोर बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा काम का चीज है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अगर आप अच्छा क्वेश्चंस करने लायक बनेंगे तो आपको ये बहुत बहुत मजा आएगा ये जान करके, वरना आप परेशान होते रहेंगे। नाउ विल से दैट कि if this is vector A is equal to, सपोज कर लो कि a1i a2j और a3k है, this is, और वेक्टर B है हमारे पास b1i and b2j and b3k, this is what we have, this is vector A and this is vector B. So now if somebody asks you find A cross B तो आप क्या करेंगे, how will you find it? कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक रूल फॉलो करेंगे, a1i a2j a3k पहले लिखा, फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिया इसके साथ b1i एंड प्लस b2j एंड b3k के साथ, हमने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लिया और खोला इसको। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि भाई देखो अगर ऐसे दिया हुआ हो तो इसको इसके साथ लेना होता है फिर इसके साथ लेना पड़ता है, ये आपने देखा ही है कि कैसे करते हैं हम लोग, हाउ डू वी डू दिस। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो और इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करो, इनको इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर दो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है। सो पहले हमने a1 को b1 के साथ यानी कि लिखा a1i क्रॉस b1i कैप, ओके जी। फिर a1i और b2j यानी कि a1i क्रॉस b2j लिख देंगे। फिर a1i क्रॉस b3k लिख देंगे, ओके। फिर a2j क्रॉस b1i लिख देंगे। फिर a2j क्रॉस b2j लिख देंगे। फिर a2j क्रॉस b3k लिख देंगे। फिर a3k क्रॉस b1i लिख देंगे। फिर a3k क्रॉस b2j लिख देंगे और फिर a3k क्रॉस b3k लिख देंगे। We'll do it like this, okay। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, a1 b1, ओके फाइन, और i क्रॉस i, चलो जी। फिर a1 b2 एंड फिर यहाँ पे क्या i क्रॉस j। फिर व्हाट इज दिस, a1 b3, a1 b3 and this is I cross k, all right। Then this is plus a2 b1 j cross I, and then this is plus a2 b2 j cross j, and फिर a2 b3 and what, j cross k, and then a3 b1 what, k cross I cap, and this is a3 b2 k cross j cap,
and this is A3 B3 what K cross K cap, समझेंगे। अब हमने जो पढ़ा है I क्रॉस I 0 बट I क्रॉस J K, तो जो 0 है उसको 0 लिख दीजिए। फिर A1 B2 I क्रॉस J K cap, I क्रॉस J is K cap, ओके। फिर A1 B3 और I क्रॉस K, तो I J K I, तो ये I क्रॉस K तो उल्टा आ रहा है, ये क्या आएगा माइनस J, राइट, यहाँ प्लस लिख दिया। पर A2 B1 A2 B1 A2 B1 J क्रॉस I उल्टा है जी, माइनस K हो गया। A2 B2 J क्रॉस J, तो ये तो 0 हो जाएगा, ओके। A3 B1 और व्हाट इज दिस J क्रॉस K, यानी कि प्लस I कैप, राइट। So 0, this 2, 3, 4, 5 and 6. So this is A3, B3 and what? Like ये यहाँ जगह बैठ नहीं पा रही है उसको. So this is A3, B3 and J cross K है. So this is plus I cap. Now this is A3, B1, right? And K cross I. So this is plus J. And now A3, B2, alright, A3, B2 और K cross J है. So minus I और ये तो 0 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास 9 से 6 टर्म आ गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टर्म आ गए. आपके पास 6 टर्म आ गए. अब अब आपको क्या लगता है? आपको तो ये लगता होगा तो ये बड़ा याद करना मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट. इतना मुश्किल नहीं होता, ये बड़ा सिंपल चीज है. अब अगर मैं इधर नहीं भी देखना चाहूँ, इफ आई डोंट वांट टू सी दिस साइड, आई कैन राइट, बट फिलहाल मैं आपको चलो अगली पेज पे ले जाता हूँ. सो नाउ दिस A क्रॉस B हैज कम आउट. सो पहले हम लोग यहाँ पे I वेक्टर लिख लेते हैं. यहाँ पे I वेक्टर लिखिए और यहाँ लिखा A2 और यहाँ लिखा B3 और यहाँ 2 और 3 है, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए और 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 रख दीजिए, यानी कि दिस इज A3 B2 कर दीजिए. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव डन. नाउ राइट हियर प्लस J. अब यहाँ पे 2 आया है तो आप यहाँ A3 कर दीजिए और यहाँ 2 के बाद 3 आ गया और 3 के बाद 1 कर दीजिए, यानी कि B1 कर दीजिए और फिर यहाँ पे 1 कर दीजिए और फिर आप 3 और 1 को रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि इंटरचेंज कर दीजिए. तो A1 B3 कर दिया, फिर यहाँ पे K वेक्टर लिख दिया और यहाँ लिखिए आप A2 और फिर यहाँ सॉरी ये 3 आ गया ना, यहाँ पे यू राइट A1, 3 के बाद 1 एंड यहाँ पे B1 है तो यहाँ लिखिए B2 और नाउ इसको फिर इंटरचेंज करिए. सो A2 B1 लाइक दिस. जरा देखिए आप यहाँ पे, लेट्स गो I. पहले I वाला ढूंढो, कहाँ गया जी? यस, एक I यहाँ माइनस I है और एक यहाँ प्लस I है. तो I कॉमन कर लोगे तो ये क्या आएगा? सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों से एक एरर हुआ है, लाइक ये A2 B3 होना चाहिए था कि हमने A2 से इसको मल्टीप्लाई करा था, तो A2 B3 होना चाहिए था और इस गलती यहाँ भी ये नजर आ रही थी, तो A2 B3 हो गया. नाउ इफ यू चेक आउट कि I के साथ देखिए यहाँ पे A2 B3 है, राइट. यू सी सिमिलरली सो वन मिस्टेक इज हियर आल्सो. दिस इज A3 B2, तो हमें यहाँ पे A3 B2 लिखना चाहिए. सो नाउ लुक एट दिस हियर. सो I we have A2 B3 and I के साथ यहाँ पे A3 B2 है, there is a minus sign. So if I take this I common here, so I'll write A2 B3 minus A3 B2. A2 B3 minus A3 B2. That's okay. Now think of J term. J term हमारे पास यहाँ है, देखो इस जगह पे. So this is A1 B3 यानी कि ये minus sign के साथ है.
और यहाँ पे क्या है A3B1। तो जे अगर हम लोग प्लस लिखेंगे तो क्या लिख रहे हैं A3B1 माइनस A1B3, A3B1 माइनस A1B3, जे के साथ A3B1 minus A1B3. That's what the point is, A3B1 minus A1B3. And now K के साथ देखें हम यहाँ पे. So this is K. If you talk about this K vector, तो यहाँ क्या है A1B2 और फिर यहाँ क्या आएगा A2B1 माइनस के साथ. So A1B2 minus A2B1. So I is A2B3 minus A3B2 plus J A3B1 minus A1B3 plus K A1B2 minus A2B1. So if how did I write without watching? I mean जब मैं इसको लिख रहा था तो पीछे नहीं गया. तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक कुछ इस तरीके का टोटका दे देते हैं ताकि बच्चा ऐसे याद कर सके. What is this? We say firstly here you write this is I, फिर इसका component A1 and this is like A1I है और उधर B1I है, ऐसे लिख दिया. फिर यहाँ पे इसको देखो यहाँ write J, then you write A2 and then you write B2 और फिर यहाँ लिखो K and here you write A3 and here you write B3 and फिर इसका फर्स्ट ले लिया. सो यानी कि इस तीनों में से पहला चूज किया I, फिर इसका सेकंड ले लो A2, फिर इसका थर्ड ले लो यानी कि इसका 1, इसका 2, इसका 3. सो I A2 B3, I A2 B3 और फिर इसके जो सफिक्स है उसको इंटरचेंज कर दो माइनस साइन के साथ, हो गया खत्म. फिर J पे आ जाओ. तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ले लिया, फिर इसका सेकंड दैट इज A3, फिर इसका थर्ड दैट इज B1 A3 B1, फिर सफिक्स इंटरचेंज कर दो, बीच में माइनस साइन रख दो. फिर ये K ले लिया, फिर इसका सेकंड दैट इज A1, फिर इसका B2, समथिंग लाइक दैट. ऐसे लिखा जा सकता है. तो ये A क्रॉस B हम लोगों ने डायरेक्टली ये निकाल दिया कि अगर हमें वेक्टर A और वेक्टर B ऐसे दे रखा होगा तो हम I, फिर पता है I लिखा है यहाँ पे, तो फिर A2B3 माइनस A3B2 J A3B1 माइनस A1B3 एंड K A1B2 माइनस A2B1. ये कैसे याद होगा ये मैंने समझा दिया. तो हमने A क्रॉस B निकाल लिया जी कि कैसे अगर वेक्टर A और वेक्टर B दिया जाता है अगर इस फॉर्मेट में दे रखा हो गया अपने कंपोनेंट्स के साथ, तो हाउ डू वी राइट A क्रॉस B. इसी बात को कुछ टीचर्स और अच्छे तरीके से लाइक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में समझाना पसंद करते हैं. सो देयर व्हाट वी डू, आई मीन ऑल्टरनेटिव मेथड की बात करें, ऑल्टरनेटिव मेथड की बात करें तो वहां पे हम लोग कैसे डील करते हैं. तो वी से दैट कि ओके वी विल टेक दिस काइंड ऑफ, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है. आप 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स में समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है. एंड हियर यू राइट I, here you write J, here you write K, and then write A1, A2, A3, and then you write B1, B2, B3. That's what. And you say this is A cross B. तो A क्रॉस B लिखना है तो पहले A और B का मतलब दोनों में I J कैप है तो I J के ऊपर लिख दीजिए और फिर I के साथ जो A का कोएफिशिएंट हो यानी कि A पहले लिखा हो तो पहले A का कोएफिशिएंट आएगा फिर B के कोएफिशिएंट से आएंगे. अगर यहाँ B लिखा होता और यहाँ A लिखा होता तो पहले यहाँ B के कोएफिशिएंट्स आते फिर यहाँ A के कोएफिशिएंट्स आते. यानी कि सेकंड रो में इस वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आएंगे या थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स होंगे. दैट इज फर्स्ट रो. एंड फिर हम लोग यहाँ पे साइन यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. और ये साइन कैसे आता है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप सब लोगों ने पढ़ रखा है तो आप एक माइनस, सबने पढ़ रखा है माइनस I कर लीजिए. राइट, दिस इज I माइनस और आई शुड से -1 रख लीजिए और -1 के ऊपर जिस रो में ये बिलोंग करता है एलिमेंट फर्स्ट रो में और जिस कॉलम में बिलोंग करता है, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पे पावर क्या हो गया 1 + 1 दैट कम्स आउट 1 + 1 1 + 1. so this is -1 का पावर 1 + 1 2, so this is 1. इसकी बात करोगे इसके लिए क्या रखोगे तो -1. ये कौन सा रो है फर्स्ट रो है और कौन सा कॉलम है सेकंड, तो 2 यानी कि -1 का पावर क्या हुआ 3, so therefore ये क्या आ गया -1. फिर इसकी बात करोगे तो -1, ये कौन सा रो है भैया, the row is first and the column is 3 यानी कि 1 + 3 that comes out -1 का पावर 4, therefore it is 1. तो इस तरीके से +1 आएगा.
तो जहाँ +1 है यहाँ पे प्लस रख दिया, जहाँ -1 हुआ है माइनस रख दिया। ये लॉजिक है जिसके थ्रू ये साइन रखा जाता है। अब हमने ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लिख दिया और फिर उसके बाद टीचर्स ने बताया कि उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी लिखा गया। फिर अगले स्टेप में सपोज कर लो आप इसमें से फर्स्ट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट आपने आई लिख लिया। अब आई लिख लिया तो जिस जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप ऐसे लिख दो। सो यू आर राइटिंग A2 and then A3 and this is B2 and then this is B3। फिर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस रख दो और यहाँ जे रख दो। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, देख रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो, इसको फॉलो करते गए ऐसे आगे, यहाँ से भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोग ये जब डिटर्मिनेंट का फॉर्म करते हैं तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस साइन रख दिया। अब माइनस साइन माइनस जे कैप हो गया, तो जिस रो में है ये और जिस कॉलम में उसके एलिमेंट्स को छोड़ दिया, यानी कि ये वाले रो के एलिमेंट छोड़ दिया और इसके छोड़ दिया, तो बचा क्या A1 A3 B1 B3। तो फिर हमने यहाँ पे A1 A3 एंड B1 B3 रख दिया एंड फिर यहाँ पे प्लस के कैप तीसरा यूज किया और फिर यहाँ क्या किया, दिस इज इसको और इसको छोड़ देना, तो बचेगा क्या A1 A2 B1 B2। so A1 A2 and B1 B2 something like this we have written। अब अगला स्टेप क्या होता है कि आप यहाँ आई रख दीजिए और फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। ये जो क्रॉस है ये वाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, यानी कि आपका एक मल्टीप्लिकेशन तो ये होगा और एक मल्टीप्लिकेशन ये होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि यहाँ इस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को पहले लिखना है, यानी कि A2 B3 और फिर A3 B2 और इन दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस साइन और आप यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, हो गया खत्म। फिर आप यहाँ माइनस जे लिखिए। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A1 B3 आपको पहले लिखना होगा और फिर A3 B1 आपको बाद में लिखना होगा। फिर यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, फिर यहाँ के रखिए और यहाँ क्या होगा A1 B2 एंड दिस इज फिर A2 B1 ऐसे रख। ये वाला प्रोडक्ट पहले नहीं लिखा जाता है, यहाँ से वाला प्रोडक्ट को पहले लिखा जाता है, क्रॉस जो है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर ये नेगेटिव नंबर हुआ तो, अरे भाई जो जैसा है ऐसे, जैसे अगर मान लीजिए ये -3 और ये -2 हो गया, तो -3 -2 कितना हो गया +6 हो गया, तो यहाँ -6 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ -3 और +2 है तो यहाँ -6 आएगा और वो -6 इस माइनस के साथ क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी खास नहीं करना। अब अगर आप इसको खोलो तो देखो क्या आया, चेक दैट कि जो ऊपर आया वही रिजल्ट आया कि नहीं आया। आई A2 B3 माइनस A3 B2 उसको करने दिया, इस माइनस साइन को अंदर लेके चले जाते हैं तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो अगर यहाँ मैंने प्लस लिख दिया तो ये क्या बन गया A3 B1 और माइनस क्या आ जाएगा A1 B3 आ जाएगा और फिर इसको ऐसे ही रहने दिया कि A1 B2 माइनस A2 B1। अब आप चेक करो इस रिजल्ट को, ये A क्रॉस B राइट, ये और ये सेम चीज है, आई A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस J A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस K A1 B2 माइनस A2 B1, सेम चीज आ गई। तो ऐसे खोला जाता है और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। दिस इज हाउ डू वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स का क्रॉस। इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन है हमारी फिजिक्स में कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा चीजें और मजेदार होती जाएंगी, समझने वाले के लिए मजेदार मजेदार होती जाएंगी, रटने वाले के लिए बहुत it will become a very sorry trouble kind of situation। So we have done this 17 properties. Now we are going to this 18th। So we know how to find this A cross B। So if it is given like A is equal to A1I plus A2J plus A3K, something like this, B is equal to given like B1I plus B2J plus B3K, and now somebody says that okay hello vector A plus vector B निकालो और फिर उसको आप वेक्टर A माइनस वेक्टर B निकालो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, लाइक फाइन लाइक दिस। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, ये कितना होगा सो A प्लस B करोगे तो यानी कि आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कोई बहुत बड़ा काम होना नहीं है। फिर से आप यहाँ I लिख दोगे, यहाँ J लिख दोगे, यहाँ K लिख दोगे,
ए प्लस बी का कोफिशियंट, यानी कि ए प्लस बी का कोफिशियंट लिखना है, यानी कि A1 प्लस B1, यहाँ आएगा A2 प्लस B2, यहाँ क्या आएगा A3 प्लस B3, फिर यहाँ क्या आएगा जी A1 माइनस B1, यहाँ क्या आएगा A2 माइनस B2, फिर यहाँ क्या आएगा A3 माइनस B3, और फिर आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट जो चाहिए था वो आपने A प्लस बी पहले और क्रॉस A माइनस बी, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया खत्म। दैट्स हाउ द, कोई बड़ा डील नहीं है कि हम आ, खूब परेशान हो और फिर सॉल्व करें। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी डन, ये मैंने समझा दिया आपको। नाउ अब आपको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी बात सीखने जा रहे हैं आप। सपोज कर लो ये ट्रायंगल है, यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, और एरिया आपको याद होगा कि मैंने जब वेक्टर का पहला लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था एरिया को हम लोग कभी कभी वेक्टर की तरीके से ट्रीट करते हैं। सो एरिया वेक्टर भी निकालना होता है, यानी कि सपोज करो कोई ट्रायंगल हमें दे रखा है और हमें बोला कि उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। लेट्स सपोज वी हैव बीन गिवन सम ट्रायंगल, कुछ इस तरीके का, ऐसे कोई ट्रायंगल दे रखा है और बोला गया कि इस ट्रायंगल के ये वेक्टर्स दे रखे हैं, दिस इज, ये दे रखा है आपको, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। बोला एरिया ऑफ, यानी कि वेक्टर का एक साइड वेक्टर ए है, वेक्टर का ट्रायंगल का एक साइड, सॉरी ट्रायंगल का एक साइड, ट्रायंगल का एक साइड, तो ट्रायंगल का एक साइड वेक्टर ए से है, ट्रायंगल का दूसरा साइड वेक्टर बी से है। नाउ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो समबडी इज आस्किंग कि भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा, हाउ विल यू फाइंड दिस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। सो अगर ये ट्रायंगल है, ये वेक्टर ए, किसी ट्रायंगल का एक साइड किसी वेक्टर ए से, दूसरा साइड किसी दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ समबडी asking you find the area vector of this triangle, so we will say that this area vector is a cross b vector, that's all। तुम कहोगे ये कैसे आ गया सर? अब देखो बहुत बेसिक बात है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया ना ना, इसमें अभी जो हमने लिखा है इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे एक हाफ लिख के और फिर ऐसे कर दीजिए 1/2 into a cross b। So how, like area of triangle is given by half of a cross b। कैसे आया ये रिजल्ट? सो सिंपल, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से। सो वी नो दैट कि हाफ, जस्ट अ मिनट, वी नो दैट दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट, तो हाइट यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये a sin थीटा होता है, और दिस इज हाफ इनटू बेस दैट इज b इनटू a sin थीटा, यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो a क्रॉस b का अगर आपने ऐसे लिखा है, ए एरिया वेक्टर लिखा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखा है, तो इसलिए a क्रॉस b लिखा हो। अगर आप a क्रॉस b करोगे तो ये कैसा आएगा, a क्रॉस b, यानी कि दिस इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा इसका एरिया वेक्टर, चूंकि a क्रॉस b होगा, b क्रॉस a लोगोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर आ जाएगा, तो डिपेंडिंग। तो अब कोई सवाल पूछता है कि एरिया वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, b क्रॉस a लिखेंगे या a क्रॉस b लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया वेक्टर निकालते हैं, और तो हम लोग इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर तरीका लिखने का हाफ, और पहले बेस वेक्टर लिख लिया करो, एंड फिर दूसरा जो वेक्टर है वो लिख के फिर ऐसे लिख लिया करो, इससे एरिया वेक्टर प्रॉपर आएगा। क्योंकि फिर इस केस में बी क्रॉस ए करोगे तो ये डायरेक्शन पहुंचेगा, और ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज किसी प्लेन के आउटवर्ड होता है, इसीलिए हम लोगों को बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें बनेगा। अब अगर कोई कहे यहाँ ए वेक्टर दे रखा है, यहाँ बी में दे रखा है, तो हम ए टू बी लिखेंगे, फिर ए क्रॉस बी लिखेंगे, क्योंकि हमें आउटवर्ड चाहिए होगा। इट इज टू बी noted that area vector is perpendicular outward to the plane। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका एरिया वेक्टर लिखते हैं। बट बेसिक मतलब ये हुआ कि किसी ट्रायंगल का अगर दो वेक्टर, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स हमें मालूम है वो इनिशियल वेक्टर्स हैं, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले करके और हाथ से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर आएगा। और अगर मॉड निकालना हो तो ये तो और अच्छी बात हो गई, यहाँ पे अब ऑर्डर का मसला ही गायब हो गया, हाफ इंटू बी क्रॉस ए कर दो या ए क्रॉस बी कर दो, ये हो गया। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, समझ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे
हेलो किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, लेट सपोज आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया और बोले इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए, फाइंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तब क्या करेंगे, आपको हेलो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, राइट, एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये पैरेललोग्राम हो गया जी। तो अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है, पैरेललोग्राम लिखना है, सो दैट एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ए। अब यहाँ पे बी क्रॉस ए लिख दो, राइट, क्योंकि बी आपने बेस ऐसे बना के लिख दो, बी क्रॉस ए, ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज बी क्रॉस ए, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और एरिया वेक्टर का मॉड अगर कोई पूछे तो भाई ठीक है, दो साइड्स हैं उनको आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया जितना होता है उसका डबल करने पे ये निकल के आएगा, ये बी साइन थीटा इंटू, आपने पढ़ा होगा ना, लाइक बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये साइन थीटा होगा और ये बी हो जाएगा, तो दिस इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कितनी दफे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि सपोज कर लो कि कोई डायगोनल दे रखा, कोई पैरेललोग्राम दे रखा है आपके पास, कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम दे रखा है, और ये पैरेललोग्राम देने के बाद, ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिखाया गया, तो बोला कि लो इस पैरेललोग्राम का ये जो है हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट, एंड वी नो दैट कि दिस विल बी आवर ए प्लस बी वेक्टर। ये कौन होगा हमारा ए प्लस बी वेक्टर होगा, हम लोगों ने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ये वाला ए प्लस बी वेक्टर होता है। और ये कौन होगा, तो डिपेंडिंग कि अगर यहाँ से आप इधर आ रहे हो तो ये बी माइनस ए होगा, और इधर से जाओगे तो ये ए माइनस बी होगा। तो आप इसको ऐसे दिखा दो, दिस इज ये वाला कि भैया दिस इज ए माइनस बी वेक्टर है, तो आपने बोला ये ए माइनस बी वेक्टर हो गया। अगर आप इसको एक D1 वेक्टर कहते हो, यानी कि ये डायगोनल वन कह दिया, यानी कि पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को D1 वेक्टर कहते हो और दूसरे को D2 वेक्टर कहते हो। इफ यू से दैट कि हेलो कोई पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल वेक्टर हमें मालूम है D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर, तो अब बताओ उसका एरिया कैसा निकलेगा, हाउ विल यू फाइंड। तो ये D1 है, दिस इज D1, तो ये क्या होगा D1/2, और ये कितना है D2, ये क्या होगा D2/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप सीधा सीधा सा, आपको आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है, इसका एरिया बिल्कुल उतना ही होगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट सबका सेम होएगा, सो 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स व्हाट द पॉइंट, जो कि आपने D1 और D2 के फॉर्म में सॉल्व किया है। तो अगर ये हमारा D2 है तो ये क्या बनेगा D2/2, और ये क्या बनेगा D1/2। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, दिस कम्स आउट D1/2, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, दिस कम्स आउट D2/2। एंड इफ आई से दैट लो ये D1/2 का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ जा रहा है, ये D1/2 का डायरेक्शन इधर है और ये D2/2 का डायरेक्शन, तो उल्टा कर दो, तो ये क्या होगा -D1/2, और ये क्या होगा -D2/2, यानी कि -D1/2 ये वाला, और ये -D2/2 ये वाला, और इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे आप, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और फिर आप इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया क्या जी, सो दिस इज 4, अब ये देखो 2 और 2 4 और ये 2 8 और ये 4 है, तो बच के क्या गया नीचे 1/2, और ये माइनस माइनस तो उड़ के खत्म हो गया, प्लस हो गए, सो नाउ दिस इज D1 क्रॉस D2, दिस इज हाउ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी फाउंड। सो अगर डायगोनल्स भी दे रखे हैं तो हम ऐसे करके उसके एरिया वेक्टर को निकाल सकते हैं। बड़े सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हमने पढ़ लिए, अब दो और बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा रहा है। टॉर्क, दिस इज समथिंग, ये आपको फिजिक्स में रोटेशनल मोशन टॉपिक है, रोटेशनल डायनामिक्स, वहां पढ़ना है जाके खूब डिटेल में। बट अभी फिलहाल एक छोटी सी बात आपको ये समझना होगा कि टॉर्क को हम लोग, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर
position vector of point of application of force and force vector क्या कहा गया कि टॉर्क होता क्या, क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, दो वेक्टर का, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का एंड फोर्स वेक्टर का। तो ये थोड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है कॉन्टिन्यूसली, ये कहा जा रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर, इसको हम कहते हैं टॉर्क। एंड ये साइन जो यूज हुआ जा रहा है, ये दिस ग्रीक अल्फाबेट है, दिस इज रीड एज टाउ, टाउ, एंड यूज टू रिप्रेजेंट टॉर्क, रिप्रेजेंट टॉर्क। इसको टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट के लिए भी होता है, बट हम लोग यहाँ पे टाउ यूज करें। क्लास 10th में आप रिलैक्सेशन टाइम पढ़े होंगे, तो वहां पे भी, चलो आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो 12th में पढ़ेंगे। तो टाउ इज यूज टू रिप्रेजेंट टॉर्क। तो ये टॉर्क होता है जी। अब आप आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एफ क्या है, फोर्स वेक्टर है। इस बात को आपको समझाने के लिए आई विल टेक यू टू समवेयर ऑन दिस पेज। अब इस पेज में इफ यू लुक एट दिस हियर, सो ये बंदा जैसे फोर्स लगा रहा था 20 न्यूटन, तो यहाँ एक्सिस था, यहाँ से इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर और ये जो फोर्स है उनके बीच का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका टॉर्क निकालेंगे। तो अब मैं आपको ये बात समझाने के सिचुएशन में हूँ, तो आई होप यू विल गेट इट। अगर ये ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, सो नाउ अगर हमें कहा जाए कि इसका इसका टॉर्क बताओ, तो ये होगा इसका R1 वेक्टर, और इसका जो 20 न्यूटन का फोर्स है इसका टॉर्क निकाल लीजिए, ये होगा R2 वेक्टर, और इसका 10 न्यूटन का फोर्स है, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करके आप टॉर्क निकाल लीजिए। तो दैट इज हाउ दिस कम्स आउट। टॉर्क एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होएगा, लाइक दिस। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक प्लेनर वेक्टर होता है जो प्लेन में होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स निकलते हैं, और एक्सियल वेक्टर जो कि एक्सिस के अलोंग होता है। तो टॉर्क एक क्या है, एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। तो बच्चा मैंने आपको ये सब, राइट, सो दिस इज टॉर्क एक्सियल, टॉर्क इज अ एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के अलोंग होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, दिस इज टॉर्क वेक्टर। ठीक उसी तरीके से लिख दिया, तो एक टर्म सीखेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम, वहां पे आर क्रॉस पी वेक्टर है। तो पी इज मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सो हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के जितने एप्लीकेशंस थे वो करीब करीब सारे बता दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत ना हो। और अब आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे आर क्रॉस एफ लिखा हुआ है, ये आर है, ये एफ लिखा हुआ, तो ये इसी टॉर्क की बात हो रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क क्लॉकवाइज होएगा, तो ये एक्सियल वेक्टर है, यानी कि नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, इस वाले टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसको घुमा रहे थे, तो इस टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड है, यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है। दैट्स व्हाट वी हैव मेड यू अंडरस्टैंड। तो आपको एक तरीके से पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पढ़ा दिया गया है। सो लेट्स डू वन और टू क्वेश्चंस हियर। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। सो वेक्टर A इज इक्वल टू 2i plus 3j minus 4k, and vector B is equal to I plus 2j and plus k. Now somebody is asking find A cross 2B and also find 2A cross B, right? So this and this. So okay, this A vector is given 2i, and this is 3j and minus 4k. And if you talk about 2b, that 2b comes out now 2i plus 4j plus 2k. So now here A cross 2b, if you want,
So you will simply do what? Something like this, and you will write I, J, and K, and then here you write 2, 3, minus 4, and this is 2, 4, 2. So what is this comes out? This is I, and this is 3 into 2, 6, and 4 minus 4, minus 16, or minus 16 or minus, this will become plus. Okay, then here you will write minus J. So this is minus J makes now 2 into, yes, 2 into 2, that is 4. And now 2 minus 4, that is minus 8, or minus 8 or minus, this will become, and now here this is K. So what comes out? So this is 2 into 4, 8, and this is 2 minus 3, 6. So 8 minus 6. So what comes out here now? 16 और 6 22 22i, and this is minus 12j, and this is plus 2k. That's simple. Got it now. Similarly, अगर 2a cross b पूछा जाए तो और 2a cross b की बात हो रही है. So directly आप ऐसे लिख लीजिए. This is I, this is j, this is k, and then 2a बोला गया. So this is 4, and this is 6 minus 8, and now this is b, that is I1, and this is 2 and 1. That's what. ये देख रहे हो, ये 2a के कोफिशिएंट्स लिखे हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये minus 8 हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. अब ये क्या हुआ? I. Now this is 6, and this is minus 16 and plus 16 again. So this is 6 and minus 16 और minus होके ये plus आ जाएगा. Now here you will write minus j. Now 4 and 1 minus 8, that is again this minus sign is there. So 4 plus 8 हो गया. And now you have to write k. So what comes out? 4 2 is 8 and minus 6. So what comes out here? 6 is 22i. Now this is minus 12j, and this is what? 2k. 8 minus 6 is 2k. So you see, आपने इसको अलग अलग किया ना, a क्रॉस 2b है, 2a क्रॉस b, सेम रिजल्ट आया. पर आना ही था. क्यों? क्योंकि 2 आप बाहर निकाल लीजिए. बात तो सिर्फ a क्रॉस b की हो रही है ना, इसलिए दोनों में रिजल्ट क्या आना था? सेम. तो आप इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी. आपने बेसिक प्रॉपर्टी यूज किया था, a क्रॉस 2b और 2a क्रॉस b, तो आप सीधा सीधा 2 को अपने दिमाग में रखिए और a क्रॉस b निकाल दीजिए. या एक 2a क्रॉस b निकाल चुके हैं, तो 2a क्रॉस b में क्या होगा? तो सेम मैग्नीट्यूड विल कम आउट है, और a क्रॉस b का डायरेक्शन सेम होगा, सो इसलिए सेम आंसर होगा. इसलिए इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी. तो ये मैंने आपको करके दिखाया कि देखो ये सेम आ रहा है, और समझा भी दिया आपको. इज दैट क्लियर नाउ? ओके. नाउ इफ इट इज बीइंग सेड दैट इफ सपोज कोई इस तरीके का कोई ट्रायंगल हो, लेट्स सपोज देयर इज सच काइंड ऑफ ट्रायंगल, and it is being said to us that this vector is a vector and this vector is b vector, and this angle is 30 degree. ठीक है. And it is given a का mod is 10 unit and b का mod is 5 unit. ठीक है जी. b का 5 unit. This is 10 unit and this is b 5 unit. So find area of triangle. Area of triangle. Area of triangle निकालो. The second is find angle between a minus b and vector a. Find angle between a minus b and vector b. Find angle between a minus b and b. This is how it is. So चलो जी पहले area of triangle निकालते हैं. Let's find area of triangle. तो area of triangle क्या होगा? हमें तो उसका mod निकालना है. So area vector का mod निकालना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे? हाफ इंटू
B cross A. We can write A cross B अगर हमें mod निकालना है तो. So now this is 1 by 2 and this mod is like 10 into 5 and दोनों के बीच में angle 30 degree है, so sin 30. So this comes out 1 by 2 into 10 into 5 and this is 1 by 2. This comes out 50 by 4, that is 25 by 2 unit. ठीक है जी. So if this is 5 unit and this is 10 unit, this is how it is going to be there. Now अब आपसे ये कहा जा रहा है कि find angle between A minus B. If this is A and this is B, so which triangle this one, which vector this will be? You know, this is A minus B. ये क्या होगा? A minus B होगा और ये B हो गया. तो A minus B और B के बीच का एंगल पूछ रहा है. So they are talking about this particular angle to find out. ये एंगल तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये 10 है, दिस इज 10, ए का यूनिट 10 दे रखा है और यहाँ पे कितना रखा, 5 यूनिट दे रखा है. तो ये आपको भी दिख रहा है ये 10 है एंड अगर ये 90 डिग्री होता, अगर ये 90 डिग्री होता तो 10 cos 30, 10 cos 30 क्या होता, अगर ये 90 डिग्री होता तो 10 cos 30 ये आता, दैट इज 5√3 हो जाता है. लेकिन ये तो 5 दे रखा है तो इसका मतलब ये 90 तो नहीं होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो पहले हम लोगों को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ये मॉड निकालते हैं, यानी कि लेट मी फाइंड दिस ए माइनस बी का मॉड होगा कितने बराबर. व्हाट इज दिस? सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री. तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो माइनस बी इधर कहीं पे आएगा. दिस इज हाउ द माइनस बी हैज टू बी देयर. एक मिनट बच्चों, मैं इसको जरा ठीक से समझा दूं आपको. So this is vector A, this is vector B, and I said that कि हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल एंड तो हम एक काम करते हैं, पहले इस वेक्टर A माइनस वेक्टर B की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, इसका मॉड निकालते हैं. तो वो कैसे होगा? तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है. A प्लस बी अगर हमसे पूछा जाता तो इधर कहीं होता, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इसके बीचों बीच होता है. A माइनस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, B का उल्टा लेना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा हमें B का उल्टा. तो अगर माइनस बी हमसे बोला जाता लेने के लिए तो ये हमारा माइनस बी होता, ये हमारा माइनस बी. तो a माइनस बी के बीच में एंगल होगा कितना? अगर a और b के बीच में एंगल 30 डिग्री है तो दिस एंगल इज हाउ मच, 150 डिग्री. तो हमसे पूछा गया a प्लस माइनस बी, इसका मॉड चाहिए आपको. तो आपको क्या करना है, वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज वेक्टर a का मॉड एंड माइनस वेक्टर b का मॉड और a और माइनस b के बीच का एंगल दैट इज cos 150 डिग्री. तो ये क्या आएगा जी, दिस इज विल डू लाइक दिस. तो a का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर 100 माइनस b का मॉड का स्क्वायर दैट इज 5, so this will become 25, 2 and this is 5 and this is 10, right? And cos 150 डिग्री चाहिए, तो cos 150 डिग्री is cos 90 plus 60, right? Cos 90 plus 60 that comes out minus sin 60 degree, so minus sin 60 degree that is minus root 3 by 2. सो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस रूट 3 बाई. तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये आया क्या, 125. तो ये पहले आ गया एंड दिस इज 50 और ये 2 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज नाउ 125 माइनस 50 रूट 3. सो नाउ दिस इज 125 माइनस 50 और रूट 3 बोले तो 1.73. सो दिस इज नाउ 125 minus 50 minus 50 into 0.7, so that is 35, and 50 into 0.03 that comes out 50 into 0.0, 50 into 0.03, this comes out 1.5. So this is now 7, this is 85. Okay, so this comes out 40 minus 1.5, 40 minus 1.5 that is 38.5 यूनिट. अब इसका रूट निकल के आ जाएगा जी. चलो जी, a माइनस बी वेक्टर का मॉड आपके पास आ गया.
अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो सेम आना चाहिए, 25/2 आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, सो एरिया शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू, एंड फिर अब आप ये मान लो कि आपको एक ये साइड दे रखा है और ये साइड दे रखा है और ये उनके बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए माइनस बी है। तो इस वेक्टर बी को मैं उल्टा कर दूं तो ये एंगल क्या आ जाएगा, मतलब इसको, ये वेक्टर बी और ये ए माइनस बी। तो हमने पता नहीं कि एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए भाई, दिस और उनके बीच का एंगल दे रखा है, यानी कि साइन ऑफ दिस थीटा होना चाहिए। तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू, और अभी आपने एक रूट निकाला, रूट कितना निकाला, दैट इज 38.5। सो दैट इज रूट 38.5 एक का मॉड हो गया, और दूसरे का मॉड तो आपको पता है दैट इज 5 यूनिट, और अब उनके बीच का एंगल कितना हुआ, साइन थीटा, और ये है आपके 25/2। सो नाउ दिस इज 1/2, सो दिस इज 38.5 का रूट, और इंटू दिस इज 5 इंटू साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो ये 5 से 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू रूट 38.5 इंटू साइन ऑफ थीटा। So now from here sin theta is equal to 5 by root of 38.5, something like this. अब यहाँ से theta is equal to sin inverse. So we are going to do one more question here, and that will be the last here. So let's talk about something like this. This is x-axis and this is y-axis. This is z-axis. Question there, and there is a point in x or y plane, and OA is 20, and this angle is 30 degree. OA is, well, it's better to write like this. OA का coordinate, I mean O का coordinate दे रखा है 0 0 0, और A का coordinate दे रखा है, that is given 10 and 5 and 0. This is how it is given, A vector. And now there is a force which is this F, जो कि x axis के साथ 60 डिग्री बना रहा है. This is of 20 Newton. This is of 20 Newton. So there is a F is of 20 Newton. 20 Newton acting at point A. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि there is a point A. A is point of application of force. Point of application of force. Point of application of force. A point of application of force है. इस पे आप एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है, और वो जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1050 है, एंड दिस इज ऑल इन मीटर, ये मीटर में आएगा, और दिस इज इन न्यूटन दे रखा है. सो कहा जा रहा फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स, फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क निकाल. तो अब इसका सॉल्यूशन करने चलते हैं हम लोग. तो सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमें क्या पता है, वी नो दैट टॉर्क होता क्या है, द टॉर्क इज आर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके, सो नाउ आर वेक्टर यहाँ पे कौन है, वो ए वेक्टर, और एफ वेक्टर भी हमें चाहिए. तो हम पहले इस दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखें. सो व्हाट इज दिस, ओ ए वेक्टर अगर निकालना है और ओ का कोऑर्डिनेट दे रखा है और ए का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ए वेक्टर इज x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, and z2 minus z1 k cap. This is how we can find this OA vector. So this is 10 minus 0, and this is 5 minus 0, and this is z2 तो है ही नहीं, तो 0 minus 0. So finally this will come out 10I vector plus 5j vector. This is your OA vector. This is vector R. So ये OA vector निकाल लिया आपने, R vector निकाल लिया. नाउ F को भी लिखना है, दिस इज 20 न्यूटन, तो दिस ये कितना एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री है, तो 20 cos 60 एंड 20 sin 60 उसके कंपोनेंट होंगे. So F को अगर वेक्टर को फॉर्म लिखना है तो 20 cos 60 दैट इज 1/2, देन I, और 20 sin 60 दैट इज √3/2, एंड देन इट इज J. सो ये वेक्टर भी लिख लिया, R वेक्टर भी लिख लिया. तो टॉर्क होता है क्या जी, R क्रॉस F होता है.
तो अब आपके पास क्या वेक्टर है जी, 10i प्लस 5j वेक्टर है, और क्रॉस क्या, 10, this is 20/2, that is 10i, or this is 10 root 3j. This is what we have. So इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? So we can simply say 10i cross 10i, this we can do this, फिर 10i into 10 root 3 j cap, and then 5j cross 10i, and then 5j cross 10 root 3 j, something like this. अब हमें पता है i क्रॉस i तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना है जी, 100, और i क्रॉस j that is k, and this is 5j into 10 that is 50, और j क्रॉस i that is minus k, और ये भी क्या हो गया, 0। तो ये क्या है, 100k minus 50k, so finally it has come 50k vector. So the stock vector is equal to 50k, कैसा है जी, प्लस 50k है। इसका मतलब कि एक्सिस के अलोंग 50 न्यूटन मीटर, समथिंग लाइक दिस। सो इसका, so the torque is of 50 Newton meter along axis upwardly. So मैंने आपको एक तरीके से ये छोटे छोटे 3 एप्लीकेशंस भी करा दिए ताकि आप रिजल्ट को कैसे विजुअलाइज करें, ये सिखाया गया। अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद देन विल बी लुकिंग इनटू द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एंड फिर वहां से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही thank you very much, keep watching, keep promoting, keep liking, keep sharing. Thank you very much, God bless you all, bye.